हेलो, गुड आफ्टरनून साथियों। आप सभी का कुंभत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, बात करूँगा अपने कक्षा 10 जो विज्ञान विषय है उसमें अपने कितने चैप्टर हैं, उनका क्या क्या उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी बात करने वाला हूँ। अपना एग्ज़ाम है वो करीब 29 मार्च को होगा, 10वीं का साइंस का। तो उसमें हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, उसकी बात मैं आज करने वाला हूं आपके सामने। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारी जो 10वीं क्लास की जो विज्ञान की किताब है उसमें हमारे 16 चैप्टर दे रखे हैं और उनका जो मैक्सिमम वेटेज है वो है 80 नंबर का, अर्थात मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके वो तो हैं 80 नंबर। और हमें जो पास होने के लिए जो नंबर की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें चाहिए 13 नंबर, अर्थात जिस भी बच्चे के 80 में से 13 नंबर आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। और 20 नंबर हमारे स्कूल से सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं, अर्थात मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारा 100 मार्क्स रहेगा और मिनिमम 33 का, अर्थात जिस भी बच्चे के अगर 10th क्लास में 33 नंबर आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। और फिर ग्रेस वगैरह लगने के बाद में वो अलग मैटर होता है, बाकी 33 नंबर लाने पर वो पास माना जाएगा। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो विज्ञान के विषय है उसमें कितने चैप्टर दे रखे हैं और उनका जो भी अंक भार है अर्थात मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो देखो, हमारे जो विज्ञान के विषय एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक जो अपना रेफरेंस है वो ये है। देखो, विज्ञान विषय कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक है और इसका जो एनसीईआरटी बुक है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सेकंड है आम्ल क्षारक और लवण, थर्ड है धातु एवं अधातु, फोर्थ है कार्बन और इसके अणु, फिफ्थ नंबर का दे रखा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, छठवां नंबर दे रखा है जैव प्रक्रम, सेवंथ नंबर दे रखा है नियंत्रण एवं समन्वय, एट्थ नंबर है जीव जनन कैसे करते हैं और 9th नंबर का है वो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। 10वां जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। 11वां नंबर का जो चैप्टर है अपना वो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और 12th नंबर का है वो है विद्युत। 13 नंबर का है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऊर्जा के स्रोत है 14 नंबर का। 15 नंबर का जो चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। और जो 16 नंबर है 16 नंबर का जो पार्ट है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अर्थात हमारे जो 16 चैप्टर दे रखे हैं उनका जो भी वेटेज है वो है 80 नंबर का। अब इसमें देखो, जो पहला चैप्टर है उसके जो मार्क्स हैं वो तो हैं अपने 5 नंबर का जो चैप्टर है, सेकंड वाला 6 नंबर का है, थर्ड वाला 4 नंबर का है, फोर्थ वाला 6 नंबर का है, फिफ्थ नंबर का 4 नंबर का है, 6 नंबर का 7 नंबर का है, 7 नंबर का 6 नंबर का है। जो 8वां चैप्टर है वो है 6 नंबर का, 9वां चैप्टर है वो है 4 नंबर का, 10वां जो चैप्टर है वो है 7 नंबर का और 11वां जो चैप्टर है वो है 4 नंबर का। विद्युत वाला जो चैप्टर है वो है अपना 7 नंबर का। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव दे रखा है वो है 7 नंबर का। ऊर्जा के जो स्रोत दे रखे हैं वो 4 नंबर के हैं और जो हमारा पर्यावरण है वो है 2 नंबर का। और प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन वो हमारा 1 नंबर का है। अर्थात ये जो चैप्टर हैं 16 हैं, इनसे हमारे जो बड़े चैप्टर दे रखे हैं, जैसे कोई भी 7 नंबर का दे रखा है, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है जैसे 12th क्लास का है। अर्थात जो कक्षा 10 तक हम जो विज्ञान पढ़ते हैं उसका ही ब्रॉड रूप लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले चैप्टरों में साइंस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अर्थात इसमें भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कुछ कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं। तो केमिस्ट्री वाले तो आपको दिख रहे होंगे कि जो फर्स्ट के 5 चैप्टर दे रखे हैं, जो 5 चैप्टर दे रखे हैं ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और 9 तक जो दे रखे हैं 9 और उसके बाद में ऊर्जा के स्रोत से और यहाँ तक 16 नंबर तक ये हमारे बायो के चैप्टर हैं। और फिजिक्स वाले चैप्टर अपने हैं 10th 11th 12th 13, ये अपने फिजिक्स के चैप्टर हैं। इसमें भी इसी प्रकार से जैसे 11th क्लास में
ये जाकर के दोबारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी जो साइंस की बुक है उसमें ये सारे चैप्टर दे रखे हैं। तो हमारे जो भी एग्जाम है, जो एग्जाम पैटर्न है वो अपना कैसे रहेगा, तो देखो जो पहला चैप्टर दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इससे जो हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि उसमें हमारे सभी प्रकार की अभिक्रिया दे रखी है। संयोजन है, वियोजन है, अपघटन है, और ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, और ऐसी अभिक्रिया दे रखी है, ऑक्सीकरण दे रखी है, अपचयन दे रखी है। या तो हमें कोई भी जो दो रिएक्शन दे रखी है उनका अंतर पूछ लेगा, जैसे संयोजन अभिक्रिया को समझाइए इस और वियोजन अभिक्रिया को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा अभिक्रियाएं पूर्ण करने का आएगा, अर्थात आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा लिख के, और उसके बाद में हम अगर या तो हमें उनकी स्टाइकोमेट्री लिखनी है या फिर उनके रासायनिक समीकरण लिखने हैं। जैसे आपको बेरियम क्लोराइड दे दिया प्लस सोडियम सल्फेट दे दिया, और उसके बाद में इनकी रिएक्शन को आगे ए और बी लिख कर दे दिया, अर्थात आपको आगे क्या बनने वाला है तो आप देख लेंगे NaCl बनेगा और BaSO4 का PPT बन जाएगा, ये आप देखते रहेंगे। सेकंड चैप्टर में अपने जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे जैसे अम्ल, क्षार, लवण, तो पहला जो जनरल क्वेश्चन बनने वाला है इससे या तो बन जाएगा कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, प्राकृतिक सूचक क्या है, pH क्या है, और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आ जाएंगी धातु के साथ में। अम्ल क्षार की अभिक्रिया लिखिए, धावन सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ब्रंजक चूर्ण क्या है, और जिप्सम और POP आदि के यूज वगैरह इसमें से पूछे जा सकते हैं। थर्ड चैप्टर है अपना धातु एवं अधातु, अर्थात धातु क्या है, अधातु क्या है, धातुओं को अलग करने की क्या विधियां हैं, उनमें निस्तापन है, भर्जन है, जिनको अलग कैसे करते हैं, और धातुओं की क्रियाशीलता आ सकती है कि धातुएं क्रियाशील कौन कौन सी होती हैं, अधातुओं की रिएक्शन आ सकती है धातुओं के साथ में कि अधातु धातुओं से रिएक्शन करते क्या देती हैं, धातुओं की रिएक्शन आ सकती हैं। ऐसे हमारे इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, अर्थात आपको जस्ट आइडिया है, ऐसा नहीं है कि पेपर यहीं से आएगा, लेकिन जब हम 10वीं क्लास की विज्ञान विषय की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो आप जैसे कोई भी पढ़ रहे हैं तो आप या तो जो NCERT बुक है उसके जो पीछे के क्वेश्चन हैं उनको तो सभी को पढ़ें, क्योंकि हमारे जो 10वीं क्लास के जो भी बच्चे हैं उनकी एज करीब 16 के करीब होती है, 15 से 16 साल के होते हैं, तो उनमें इतना दिमाग का विकास नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो पाठ्य पुस्तक के जो भीतर क्वेश्चन दे रखे हैं, अर्थात पाठ्य पुस्तक में अंदर के क्वेश्चन और जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मैं थर्ड बात करता हूं कार्बन और इसके कंपाउंड। तो सबसे पहले तो कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बाद में अणुभार याद होना चाहिए, फिर कार्बन की वैलेंसी याद होनी चाहिए, कितनी वैलेंसी होती है इसकी। उसके बाद में कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्रिस्टलीय अपरूप है तो उनका याद होना चाहिए एंथेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, कोयले के। तो आपको ये कार्बन के याद होने चाहिए। कार्बन की चतुस्संयोजकता होती है, इसको याद रखना चाहिए, श्रृंखला का गुण मिलता है इसमें, और इसके विभिन्न प्रकार के अपर रूप हैं, अर्थात जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है वो हमारे कार्बन से ही बनी हुई है, क्योंकि इसका जो अर्धायु काल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 5840 वर्ष के करीब होता है। फिर आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अर्थात जो आवर्त सारणी में कोई भी एटम जो एलिमेंट्स दे रखे 114 के करीब, उनके आपको एक तो प्रतीक याद होने चाहिए सभी के। आपको ज्यादातर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन और बोरॉन आदि का नाम दे देगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन। या फिर हमारे जो डोवेनाइजर दे रखा है, न्यूलैंड्स दे रखा है, मैनलीफ दे रखा है, मैनलीफ के बाद मोजले आ गया, मोजले का दे रखा है, और किसी का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दे सकता है। ये हमारे इस जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, इससे ये क्वेश्चन बनता है। फिर मैं बात करता हूं जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्या होता है कि जैव प्रक्रम बायो का पार्ट है। अब बायो के पार्ट में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें पोषण चाहिए, अर्थात खाना खाएगा, खाना खाने के बाद में उसके बाद में श्वसन तंत्र है इसमें,
पहले तो है पाचन तंत्र, पहले तो है पोषण अर्थात खाना खाएगा, उसके बाद में श्वसन करेगा, श्वसन के बाद में उसका डाइजेस्ट होगा अर्थात पाचन तंत्र होगा, उसके बाद में उत्सर्जन होगा। अर्थात जो भी प्रकार के 4-5 तरीके के हमारे जो भी वो दे रखे हैं वो हमें याद होने चाहिए। अर्थात या तो हमें श्वसन तंत्र पूछ लेगा पूरा कि श्वसन तंत्र का वर्णन करो, सचित्र वर्णन करो, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, या फिर श्वसन का आ सकता है, और या फिर उत्सर्जन तंत्र का आ सकता है। ये ही पादपों में होता है और जंतुओं में होता है। तो हमें एक 7 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से एक बड़ा और एक छोटा, अर्थात सिरा धमनियों में अंतर पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। सिरा और धमनी क्या होती है, अंतर बताइए। और पादपों में आ जाएगा, पादपों में श्वसन कैसे होता है, पादपों में पोषण कैसे होता है, पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। अर्थात ये जो जैव प्रक्रम है इस पूरे चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, और जिसमें आपको जो भी तंत्र दे रखे हैं उनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा हमें जरूर से जरूर। फिर आता है नियंत्रण एवं समन्वय, अर्थात इसमें जो क्वेश्चन बनने वाला है ये अपना जो पार्ट है दिमाग वाला पार्ट वो है नियंत्रण एवं समन्वय। अर्थात जैसे कोई गर्म वस्तु से हमारा हाथ या हाथ लग जाता है तो हमारा अचानक हाथ उससे अलग हो जाता है, तो उसकी क्या है प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है ये समझाइए। मानव मस्तिष्क क्या होता है इसको समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। पेशी क्या होती है, कंकाल क्या होता है, इनके अंतर आ जाएंगे, पेशी किससे बनी होती हैं, और अस्थि और उपास्थि मंत्र आ जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन हमारे नियंत्रण एवं समन्वय से बनने वाले। फिर आता है जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात 8 जो नंबर का चैप्टर है इसमें आती है कि जीव जनन कैसे करते हैं। अर्थात जीव अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनकी जो नई संतति है अब उसमें क्या होता है कि वैरायटी आती है। अर्थात जनन की विधि आ जाएंगी आपको कि जनन किस प्रकार से करता है, अर्थात अलैंगिक जनन होता है या लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का ही पार्ट होता है कायिक जनन, अर्थात कायिक जनन कोई अलग से पार्ट नहीं है, लेकिन अलैंगिक जनन का एक पार्ट होता है कायिक जनन। तो कायिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन का मतलब है कि एक ही जीव, अलैंगिक का मतलब हो गया जिसमें अलैंगिक मतलब एक ही जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अर्थात अलैंगिक जनन में क्या होता है, सबसे बड़ी जो इसकी वो है कमी क्या है कि अगर कोई भी पर्यावरण में विभिन्नताएं मिलेंगी, अगर कोई भी आक्रमण हो गया तो इसमें एक ही प्रकार के जीव बनने वाले हैं, उनमें कोई प्रकार की वैरायटी नहीं आएगी, तो उन्हें खत्म होने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जनन प्रक्रिया द्वारा ये कम समय में अपने समान संतति उत्पन्न कर लेते हैं, ये इनमें एक सबसे बड़ा गुण है। तो अलैंगिक जनन की देखो मुकुलन आ जाएगी, विखंडन आ जाएगी, खंडन आ जाएगी, और द्विविभाजन आ जाएगी, विभाजन आ जाएगी, कायिक जनन आ जाएगी, ये प्रक्रिया अलैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में क्या होता है कि 2 जीवों का होना जरूरी है, 2 जीव होंगे तभी लैंगिक जनन होगा। अर्थात इसमें हमारे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर आ सकता है। फिर उसके बाद में जो नया क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें नया क्वेश्चन बनेगा कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। अर्थात नर और मादा में, तो जो मादा होती है उसमें 22 + XX गुणसूत्र मिलते हैं, 22 तो है ऑटोसोम्स, और जो XX है वो है लिंग गुणसूत्र। अर्थात नर में होते हैं 22 + XY, अर्थात उनमें अगर 22 + XX मिलेंगे तो लड़की उत्पन्न होगी, और 22 + XY मिलेंगे तो हमें लड़का उत्पन्न होगा। ये हमारे 50-50 चांस होते हैं। अर्थात इसमें जनन प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है। अर्थात 50% लड़की होने के चांस होते हैं और 50% लड़का होने के चांस रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो X गुणसूत्र है और Y गुणसूत्र है, तो X गुणसूत्र का जो आकार होता है वो Y गुणसूत्र से बड़ा होता है। अर्थात इसमें जैसे कोई भी X है तो X ऐसा होगा, तो Y का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो X का Y से मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए लड़की उत्पन्न होने के चांस ज्यादा रहते हैं, परंतु 50-50 चांस रहते हैं इसमें। ये क्वेश्चन बनता है अपना। फिर नया क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास क्या है। तो पहले तो आपको आनुवांशिकता का पता होना चाहिए। आनुवांशिकता के जो फादर हैं वो हैं ग्रेगर मेंडल, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल। अर्थात उन्होंने एक मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, जिसमें आपको मटर को याद होना चाहिए, टी लंबे वाले, स्मॉल टी छोटे वाले, टी करेंगे
तो एक तो स्मॉल बन जाएगा, एक प्योर लंबा बन जाएगा और दो मिश्रित बन जाएंगे। फिर अगर उनमें संकरण होता है तो टी टी, फिर टी टी और फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी बनते हैं उसमें, ये यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, उनमें जैसे ही जैव विकास का आ जाएगा कि जैव विकास में क्या अंतर है इनका, अर्थात ये जो दोनों चैप्टर हैं, जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवांशिकता, इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल का आ जाएगा मटर के पौधे का विपर्यासी लक्षणों पर, या प्रभावता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, ये क्वेश्चन हमारे देखने को मिल सकते हैं इसमें से। फिर आती है बात प्रकाश की, अर्थात प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या किसी वस्तु को या किसी भी प्रकाश की कोई परिभाषा नहीं है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम है हमें वस्तुओं को दिखाने के लिए। अर्थात प्रकाश होगा, अगर लाइट होगी तो हमें कोई वस्तुएं हमें सीधी दिखाई दे जाएंगी, अगर लाइट नहीं होंगी तो अंधेरा होगा, अंधेरे में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। अर्थात प्रकाश की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रकाश एक माध्यम है वस्तुओं को दिखाने के लिए। तो प्रकाश में परावर्तन की घटना देखी जाती है, प्रकाश में अपवर्तन की देखी जाती है, विवर्तन की, व्यतिकरण की, अर्थात प्रकाश में ध्रुवण की घटना मिलती है। तो प्रकाश का एक माध्यम है, अर्थात जैसे कोई वस्तु है उस पर जैसे कोई आई आपतत्करण आई और वो परावर्तित हो गई सीधी, अर्थात जैसे आई और सतह पर टकराई और उसके बाद में परावर्तित हो गई तो परावर्तन हो गया। लेकिन जैसे कोई प्रकाश किरण आई और अपने माध्यम में जैसे टकराई और वो अपने जो मूल पथ है उससे थोड़ी विचलित हो गई, विचलित होने पर होगा अपवर्तन। अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है, इसको याद रख लेंगे आप। इसमें आपको अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये इसके अंतरों को याद कर लेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, गोलीय दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, ये याद कर लेंगे। जैसे उत्तल दर्पण है उसके उपयोग हम गाड़ी के जो भी साइड शीशा है उसमें उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनमें दूरदृष्टिता का गुण पाया जाता है। और अवतल लेंस हैं उनका हम अवतल दर्पण है उनका उपयोग गाड़ी की जो हेडलाइट होती हैं जिनसे हमें उजाला होता है, लाइट वाली आगे जो हेडलाइट लगी रहती है उनमें यूज करते हैं। मिरर में यूज करते हैं, जैसे कोई भी मिरर जो नाई वगैरह यूज करते हैं उनमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कोई भी शोध करना है, कोई वैज्ञानिक तरीके से शोध करते हैं उनके लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और उसके बाद में आपको इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, अर्थात 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, अर्थात फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और बिंब की दूरी। अर्थात इससे एक हमारा न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। अर्थात जो पाठ के अंतर्गत जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, अर्थात मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा दोष से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक होता है अपना जरा दृष्टि दोष। तो जो भी दोष है उसमें वही वस्तु दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तु तो सही दिखाई देगी लेकिन दूर वाली दिखाई सही नहीं देगी। ऐसे ही उत्तल जो वो है जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु देखने में परेशानी आएगी। तो आप इसमें से एक तो दोष याद कर लें और मानव नेत्र दे रखी है उसका अध्ययन कर लें, तो इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर आती है विद्युत में क्या होता है कि पहले तो विद्युत धारा की परिभाषा आ सकती है। विद्युत धारा परिभाषा के बाद में ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आपको क्या मिलेगा कि जो मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे आपको दे देगा प्रतिरोध का मात्रक दे देगा, या प्रतिरोध का जो दर्शाते हैं प्रतिरोध को, जैसे प्रतिरोध को दर्शाते हैं हम ऐसे, तो प्रतिरोध का वो आ जाएगा, या फिर मात्रक दे देगा, ये मिलान है। विद्युत धारा का मात्रक पूछ लेगा, या फिर आपको आवेश का मात्रक पूछ लेगा, या फिर विभव की परिभाषा क्या है, विभवांतर की परिभाषा क्या है, यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर अपना वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है कि चुंबकीय रेखा क्या होती है और विद्युत जनरेटर दे रखा है, इसमें एक विद्युत मोटर दे रखी है और एक ट्रांसफार्मर,
और जो भी फ्लेमिंग के हस्त नियम दे रखे हैं, वाम हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम और दक्षिण हस्त नियम, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को इसमें मिल जाएगा। फिर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में गैर परंपरागत कौन से हैं, परंपरागत कौन से हैं। ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है, ऊर्जा हमें समुद्रों से होती है, ज्वारी ऊर्जा नाभ के रिएक्टरों से होती है, सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात जो भी ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं उनका आप फंडामेंटल पढ़ लें, अर्थात एक स्रोत से आपको पूछा जाएगा। और ऊर्जा के स्रोत में आपको एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि जैसे ऊर्जा के स्रोत में ये आ जाएंगे, फिर उसके बाद में जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, खाद्य जाल क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जीव एक दूसरे पोषण के आधार पर कैसे जुड़े हुए होते हैं, वो हमारा इसमें आ जाएगा। एक है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण से क्या होगा कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जलीय महासागर हैं, जंतु हैं, अर्थात इनसे भी मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित प्रबंधन, अर्थात एक नंबर का आएगा तो उसमें आ जाएगा कि जल को कैसे बचाया जाता है, जल को संग्रहण करने की विधि कौन सी है, अर्थात इससे छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अर्थात ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा स्रोत, तो इनसे आप क्वेश्चन देख लेंगे थ्योरी में। और जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो सबसे बड़ा मोटो है वो है कि जो भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के पीछे वाली बुक में दे रखे हैं, अर्थात जैसे कोई भी चैप्टर है, मैं आपको बात कर लूं, जैसे देखो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, ये अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, इनको आप सभी को पढ़ के जाएं क्योंकि क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। जैसे जिंक कार्बोनेट इन कन्वर्ट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको जैसे क्वेश्चन लिख के दे देगा कि निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो, तो जैसे दे देगा ऐसे, तो आपको हिंदी में लिख के दे देगा ये सीधा सीधा, जैसे हाइड्रोजन को पूरा लिख देगा, हाइड्रोजन क्लोरीन लिख देगा, पर हाइड्रोजन क्लोराइड लिख देगा। तो आपको जैसे समीकरण लिखनी है इसकी, तो इसको लिखेंगे H2 + Cl2 इन कन्वर्ट HCl। अब ये दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको हाफ H2 + हाफ Cl2 इन कन्वर्ट HCl, या H2 + Cl2 इन कन्वर्ट 2HCl, ऐसे इनको लिख सकते हैं। अर्थात जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास बुक है, एक्सीलेंट हो या फिर संजीव पासो हो, उसमें जो भी आंसर दे रखे हैं उनको आप डिट्टो याद कर लें, अर्थात नॉर्मल तरीके से पढ़ लें सभी को, उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये एक जस्ट आइडिया था कि डर को कैसे दूर करें, अर्थात 10वीं के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख लें, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको उनको देख लें, जिससे आपको यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हमें घबराने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए वो चाहिए 13 नंबर। अर्थात कॉपी को आप एक तो क्या होता है सीक्वेंस वाइज, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 30 करीब क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो बच्चे क्या करते हैं 1 नंबर कर लिया, फिर 2 नंबर नहीं आ रहा छोड़ दिया जगह, 3 नंबर कर लिया फिर जगह छोड़ दी। तो ऐसे नहीं करें, अर्थात जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर आप लिख लें, परंतु ध्यान रखें जो 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको एक साथ करें, 3-3 नंबर वाले हैं, 4-4 नंबर वाले हैं उनको एक साथ करें, अर्थात जिनका वेटेज समान है। क्योंकि हमारा जो पेपर है वो बनेगा 3 पार्ट में, A, B और C, अर्थात A पार्ट के क्वेश्चनों को हमें एक साथ करना है, B पार्ट के क्वेश्चनों को एक साथ करना है और C पार्ट के क्वेश्चनों को एक साथ करना है। ये प्रक्रिया हमें याद रखनी है। तो आपको ये जो चैप्टरों का वेटेज है, अर्थात जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, चैप्टर बताए हैं, इनमें आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अर्थात जो भी विद्यार्थी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए इसको पहुंचाएं, जिससे उनका जो विज्ञान के प्रति डर है वो कम से कम हो जाए और वो अच्छी तरीके से अच्छे नंबरों से पास हों। थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब।